गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा। हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया, इट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। दैट मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानून के द्वारा पूरा कराया जा सके। फिर हमने देखा एग्रीमेंट का क्या मतलब है, तो एग्रीमेंट को डिफाइन किया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इसको हमने एग्रीमेंट बोला। देन प्रोमिसेस को हमने डिफाइन किया, प्रोमिसेस मींस एक्सेप्टेड प्रपोजल। एक प्रपोजल को जब एक्सेप्ट करेंगे तो प्रॉमिस क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स हम एग्रीमेंट को बोल सकते हैं इट इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है अगर कोई व्यक्ति पूरा ना करे तो हम कानून की सहायता लेके उसको पूरा करा सकें। दैट इज कॉल्ड एज लीगल ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन सिर्फ मॉरल रहे तो नहीं चलेगा, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। दैट मीन्स कोर्ट में जाके हम इसको एनफोर्स कर सकते हैं, एक लीगल ड्यूटी होना चाहिए। हमने देखा हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट रहेगा, बट हर एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बने जरूरी नहीं। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं। फिर हम यहाँ पे किस प्रकार के राइट्स क्रिएट करते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो राइट इन पर्सनम क्रिएट होता है, राइट इन रेम क्रिएट नहीं होता। दैट मीन्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन प्राप्त होता है एंड राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड प्राप्त नहीं होता। फिर हमने देखा एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो हमने सेक्शन 10 को तोड़ा और उसके एक एक वर्ड को उठा के उसके ऊपर हमने चर्चा की। हमने देखा ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। इसको ही बाद में हमने एक एक पॉइंट तोड़ के पढ़ा कि एक ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज होना चाहिए, पार्टी शुड बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल, इलीगल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अगर स्पेसिफिकली वॉइड बोला है तो आप नहीं कर सकते। सर्टन टर्म्स होना चाहिए, परफॉर्म करने के काबिल होना चाहिए। एंड वैसे तो राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी उतना ही एनफोर्सिएबल है जितना एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। बट फिर भी अगर कोई कानून बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में होना, तो लिखित रूप में होना चाहिए। अगर कोई कानून बोलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तो फिर लिखित रूप में तो रहना ही चाहिए, साथ में रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। ये हमने समझा था। बेल्फर वर्सेस बेल्फर का एक केस हमने देखा था और इसका एक वीडियो भी है, बाद में बताता हूँ। चलो देख लो, अभी है एक वीडियो बेल्फर वर्सेस बेल्फर का जो केस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब जो केसेस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग सिमिलर है हर जगह का। Come da porca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da viene in cave di I love you, papà l'americano.
all'americano. Fatta all'americano. तो ऐसा है, इसमें थोड़ा ज्यादा ही नाटकीय रूपांतर कर दिया कि उसको दूसरी मिल गई वगैरह। अब मिली कि नहीं ये पता नहीं अपने को, मिली भी होगी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क भी बताया कि वो वाइफ आ जाती है और हस्बैंड वहां रह जाता है। बट अल्टीमेटली आपको डिसीजन ध्यान रखना है कि मेन इसमें बताया क्या गया था कि अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, आपस की बातें हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कवर होगा। तो ये इसमें मेन डिसीजन जो बताया गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा कैसा हो सकता है, क्या क्या प्रकार होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो हम लोगों को यहाँ पे अब समझना है कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे होते हैं। हम इसको अलग अलग हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी या वैलिडिटी एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझेंगे हम। देन वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं ये समझेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल या इलीगल एंड अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। सो इनको हम एक एक करके समझेंगे। सो ये ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी है, दैट मीन्स उसको पूरा कर सकते या नहीं कर सकते, वैलिड है या नहीं है, इसके बेसिस पे ये विभाजन किया गया है। सो हम ये क्लासिफिकेशन देखेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है उसका, किस प्रकार से बना है वो, तो उसके हिसाब से हम उसको या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड या क्वासी या ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म होना बचा है या हो चुका है, उसके बेसिस पे एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में और दो क्लासिफिकेशन, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। एक एक करके हम ये पूरी चीजों को देखते हैं और समझते हैं इसके मतलब को। पहले हम शुरुआत करेंगे एनफोर्सिबिलिटी के बारे में बात करने से। तो एनफोर्सिएबल है या नहीं इसके आधार पे हम विभाजित कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला प्रकार है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। So on the basis of validity, a contract can be classified under the following. पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब नाम से समझ रहा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी तरह से सही बना है, जिसको आप कोर्ट जाके पूरा करवा सकते हैं। दैट मीन्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको एनफोर्स किया जा सकता है कोर्ट जाके। सो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो जिसमें हर एक वो चीज मौजूद है जो सेक्शन नंबर 10 बताता है, तो वो कहलाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसमें हर एसेंशियल एलिमेंट दिया हुआ है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे उसमें फ्री कंसेंट भी है, उसमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी है, उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस भी हुआ, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन भी है, सब चीजें उसमें देखने को मिलती है, उसमें कंसिडरेशन भी है। तो ऐसे केसेस में हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। दैट मीन्स ये पूरी तरह से सही प्रकार से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति अब मना करता है इसको परफॉर्म करने से, तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। सो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट, जो हमने पिछली क्लास में देखा। इट इज एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो डेफिनेशन ही दी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसको आप कानून की सहायता से पूरा करवा सकते हैं। ये हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो एकदम ही सिंपल है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला टाइप है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स।
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला प्रकार है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जिसमें ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कोई सेम डेफिनेशन जो बोलती है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कानून के द्वारा द्वारा जिसको पूरा करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये एकदम सिंपल है। जो हमने पिछली क्लास में समझे थे वो एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स थे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देखा है। जैसे फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, फिर कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सब चीजें मौजूद है। जैसे ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में, इसमें सब चीज है। इसमें पार्टीज भी कॉम्पिटेंट है, फ्री कंसेंट भी है, कंसिडरेशन भी है, लीगल ऑब्जेक्ट है, पॉसिबल टू परफॉर्म है, सब चीजें हैं इसमें। तो इसको हम बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल चीज, ये एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसको हम बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो प्रकार है दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? तो वॉइड का मतलब मैंने आपको समझाया था। वॉइड का मतलब होता है नॉट एनफोर्सिएबल, जिसको पूरा नहीं करा सकते। तो वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब होगा? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर कोई व्यक्ति वो पूरा ना करे तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकोगे। दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट कैसे होते हैं? तो उसमें अगर एक भी एलिमेंट मिस हो जाता है, प्री कंसेंट के अलावा अगर कोई और एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मिस हो गया, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। उसमें फिर आप कोर्ट नहीं जा सकोगे। समझो कंसिडरेशन नहीं है, बाबा जी और सेठ जी वाला एग्जाम्पल, जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, ऐसे केस में अगर सेठ जी बाबा जी कोर्ट जाते हैं तो सेठ जी को यहाँ पे कुछ पैसा नहीं पे करना पड़ रहा है। सो सेठ जी के अगेंस्ट कोर्ट नहीं जाया जा सकता क्योंकि ये वॉइड एग्रीमेंट है। यहाँ पे बाबा जी कैन नॉट रिकवर द मनी क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। जैसे समझो आपने चांद तारे तोड़ने का वादा किया था, उसने आपको 10,000 रुपए पे कर दी और बोली जाओ चांद तारे तोड़ के लाओ। अब यहाँ पे कल चल कर कोर्ट जा सकती है क्या? कोर्ट जाके बोलेंगे देखो चांद तारे तोड़ने बोले थे, नहीं तोड़ के ला रहे, तो कोर्ट बोलेगा पागल हो गए क्या? कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है। तो ये भी क्या है, ये भी वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट की खास बात होती है ये शुरुआत से ही वॉइड थे। इनको हम एक नाम और देते हैं, इनको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। सो वॉइड एब इनिशियो, दूसरे शब्दों में वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही ये वॉइड है। ऐसा नहीं है कि पहले वैलिड था और बाद में वॉइड हो गया। ऐसा नहीं है कि पहले चांद तारे तोड़ के लाना संभव हुआ करता था, अब ये मना कर दिया, अब नहीं हो सकता। पहले होता था क्या? तो नहीं, पहले भी नहीं होता था। ठीक है, तो ये शुरुआत से ही वॉइड है। जब ये एग्रीमेंट किया तभी से वॉइड है, ऐसा नहीं कि बाद में वॉइड हो गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते। सो ये पहले से ही वैलिड नहीं है, पहले से ही वॉइड है, इसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। सो वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें एक भी एसेंशियल एलिमेंट अगर मिस हो गया, समझो कैपेसिटी नहीं है पार्टीज की, पार्टी माइनर है, माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड एग्रीमेंट है। कोई भी एक भी चीज अगर मिस हो जाती है, अनसर्टन है, हम तेल लेने गए थे, तेल लेने गए, बताया नहीं कौन सा तेल खरीदना है, सिर्फ बोल दिया तेल भिजा दो, ये भी वॉइड एग्रीमेंट है। इसमें कभी भी कोई लीगल ऑब्लिगेशंस उत्पन्न ही नहीं होते। सो कभी लीगल ऑब्लिगेशन आए ही नहीं, इट वॉज वॉइड एब इनिशियो। सो शुरुआत से ये वॉइड था। तो ये कैसे होते हैं? तो जिसमें इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स इज मिसिंग,
अदर देन फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट के अलावा, फ्री कंसेंट में अलग रूल लगता है। तो अगर कोई और चीज मिस हो रही है, फ्री कंसेंट के अलावा एक भी चीज मिस हो गई, फ्री कंसेंट छोड़ दो, बट बाकी कोई भी एसेंशियल एलिमेंट जो हमने पिछली क्लास में पढ़े, इनमें से एक भी एसेंशियल एलिमेंट अगर मिस हो गया, समझो इसमें फ्री कंसेंट छोड़ के बाकी की चीजें, लीगल रिलेशन बनाने का इंटेंशन नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट, समझो केपेबल नहीं है पार्टीज, वॉइड एग्रीमेंट, ऑब्जेक्ट इलीगल है, आपने मेरी सुपारी दे दिए थे, वॉइड एग्रीमेंट। ऐसे कोई भी केसेस में आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप मेरी सुपारी दोगे, कल चलकर उसने नहीं मारा तो आप कोर्ट चले जाओगे क्या, कि देखो भैया भाई को सुपारी दिया था उसने नहीं मारा, तो कोर्ट आपको ही अंदर कर देगा। तो ऐसे केसेस ये वॉइड एब इनिशियो हैं, शुरुआत से ही वॉइड है। सो ये चीज करना ही नहीं था, कंसिडरेशन नहीं है, वॉइड है। स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अगर एक्ट में, वॉइड है। अगर लिखा है कि आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, तो आप अगर ऐसा एग्री कर भी लोगे तो ये वॉइड है। तो वॉइड एग्रीमेंट्स में हर चीज कवर होगी, अनसर्टन है वॉइड है, परफॉर्म नहीं कर सकते इम्पॉसिबल है तो वॉइड है। तो कोई भी एसेंशियल एलिमेंट अगर मिस हो गया, सो ये हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं, इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट अदर देन फ्री कंसेंट इज मिसिंग। सो वॉइड एग्रीमेंट यानी क्या, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो वॉइड का मतलब ही है नॉट एनफोर्सिएबल, और इसीलिए वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। अब वॉइड एग्रीमेंट्स में क्या है, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें कभी लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न ही नहीं हुए, इट डज नॉट गिव राइज टू एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, इट इज वॉइड एब इनिशियो, इसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको शुरुआत में थोड़े हैवी लगेंगे, बाद में आप इसको आपस के बोलचाल की भाषा में भी यूज करने लगोगे, इतना इजी हो जाएगा ये, ठीक है। सो वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ये वॉइड है। इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो जाता है अदर देन फ्री कंसेंट, तो एग्रीमेंट को हम वॉइड बोलेंगे। If any of the essential elements of a valid contract other than free consent is missing, the agreement is void. That is, it cannot be enforced at the court of law. तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकोगे। For example, an agreement with a minor void है, an agreement without consideration void है, uncertain है, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, uncertain है, ये भी void है, impossible to perform है, ये भी void है, ये सब void agreements में कवर होंगे। वैसे ही ये तो हो गए जो हमने अभी पढ़े, इसके अलावा कुछ एक्ट में लिखा हुआ है, कई एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है, एक्सप्रेसली यानी बाय वर्ड्स लिखा हुआ है, ये चीज बाय वर्ड्स डिक्लेयर किया गया है कि ये वॉइड है, बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन सेक्शन नंबर 11, 20, 23 to 30 एंड 56। तो अगर आपका एग्रीमेंट उसमें कवर होता है तो फिर वो वॉइड रहेगा। आगे हम ये सब सेक्शन पढ़ने वाले हैं। सो पहली चीज, वो एग्रीमेंट जिसमें कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो गया अदर देन फ्री कंसेंट, तो वो वॉइड है। दूसरी चीज, कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो स्पेसिफिकली बोले हैं कि ये वॉइड है, वो वॉइड है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट नहीं होता। अब ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट क्या होता है ये समझने के लिए। आज क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, आप शायद जानते होंगे, इलू, इलू को जानते हैं आप? एक दिन ऐसे घूमने गए थे हम लोग, मैंने उसकी कुछ ऐसे पिक्स वगैरह क्लिक किया था, इलू तो मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो इसकी फोटोज वगैरह क्लिक किया था, उसने बोली थी बाबू मुझे बाद में ये सब फोटोज दे देना, मैं बोला था ठीक है। अब क्या हुआ, मैं ऐसे ही ऑफिस में बैठा था और ये फोटोज मेरे से हो गई गलती से डिलीट। अब डिलीट हो गई तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया, मैं सोच रहा हूँ यार अब वो बोले कि बाबू फोटोज दो तो मैं कहाँ से ला के दूंगा। तो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो अब मैं फोटोज कहाँ से ला के दूंगा उसको, मैं बड़ा टेंशन में बैठा हुआ था। अब मेरे ऑफिस में एक आर्टिकल है, वो आता है, बोलता है सर क्या हो गया, बड़े टेंशन में लग रहे हो आप। मैं उसको बताता हूँ यार वो इलू की फोटोज थी वो सब डिलीट हो गई है, अब वो मांगेगी तो मैं कहाँ से ला के दूंगा। तो बोलता है क्या सर आप टेंशन लेते हैं, रुको मैं आपको फोटोज अरेंज कर देता हूँ। वो क्या करता है, वो जाता है रिसाइकल बिन में। मैं बोलता हूँ अरे इलू यहाँ पड़ी हुई है, पड़ी है ना, यहाँ है। वो यहाँ आता है, राइट क्लिक करता है, यहाँ उसको दिखता है रीस्टोर। जैसे ही वो रीस्टोर पे क्लिक करता है तो इलू जहां पे थी वहां पे वापस आ जाती है। तो रीस्टोर करने का क्या मतलब हो गया, जहां थी वहां वापस आ जाना।
जो चीज जहां रहती है उसको वहां पे ला देना, इसको हम बोलते हैं रीस्टोर करना। ठीक है, हाँ इधर भी ध्यान दो, उधर ही मत ध्यान दो। पहले इसको परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट डिलीट, या असली वाली देख लेंगे तो ठीक है, एग्जाम्पल्स है। तो हाँ, तो देखो ये इलू डिलीट हो गई थी, फिर हम जाके रीस्टोर करते हैं, दैट मीन्स जहां से डिलीट हुई थी वहां वापस आ गई, इसको बोलते हैं रीस्टोर करना। रीस्टोर करने का मतलब है जो चीज जहां थी वहां रख देना, जिसकी चीज थी उसको वापस कर देना, इसको हम बोलते हैं रीस्टोर करना। बट अब खास बात यह है, वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन नहीं होता, रीस्टोर नहीं करना पड़ता। दैट मीन्स जिसको जो चीज प्राप्त हो गई वो वापस नहीं करेगा, यहाँ पे रिस्टोर नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कानून ऐसे लोगों की मदद नहीं करेगा जो गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं या फिर बेवकूफी कर रहे हैं, उनकी मदद नहीं करेगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। समझो आपने मेरी सुपारी दे दी है कि ये शशांक शर्मा बहुत ही ज्यादा एकदम यहाँ से निकलेगा ना तो यहाँ इसको खत्म कर देना, आपने सुपारी दे दी है मेरे नाम की, भाई को पैसा पे कर दिए, ये लो भाई 1 लाख रुपए, वो शर्मा जी यहाँ से आएंगे, इनको खत्म करना है। अब भाई ने पैसा ले लिया, बाद में वो मेरा फ्रेंड निकला, मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, उसने मेरे को जाने दिया। अब इसके बाद आप क्या अपने 1 लाख रुपए वापस क्लेम कर सकते हैं क्या? तो नहीं, आपको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। सो रेस्टिट्यूशन नहीं होगा, इसका ये मतलब है कि आप ये पैसा वापस नहीं ले सकते। ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं इसने मारा नहीं, मेरा पैसा वापस दिलाओ। आप कोर्ट जाके भी ये कार्य नहीं कर सकते। कोर्ट जाके बोलोगे मैंने पैसा दिया था भाई को मारने के लिए, पैसा वापस दिलाओ, सो यहाँ पे कोर्ट सहायता नहीं करेगा, क्योंकि ये इलीगल कार्य है। तो जितने भी वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें कभी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट नहीं होगा। इवन चांद तारे तोड़ने वाले वादे में नहीं होगा। आपने उसको बोले थे बाबू देखो चांद कितना सुंदर दिख रहा है, उसने बोले हाँ बाबू, नहीं आप तो बाबू हो, वो बेबी है, तो आपने उसको बोले बेबी चांद कितना सुंदर दिख रहा है, फिर उसने बोली ये लो 10,000 रुपए, जाओ चांद तारे तोड़ के ला लो। अब ये 10,000 आपके हो गए, ये 10,000 वापस करने की जरूरत नहीं है, वो क्लेम भी नहीं कर सकती। वो कोर्ट जाके बोलेगी 10,000 दिला के दो, तो कोर्ट कुछ हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट उन लोगों की सहायता नहीं करेगा जो फालतू की बेवकूफी कर रहे हैं। उसको भी पता है ना चांद तारे नहीं तोड़े जा सकते, तो ऐसा थोड़ी उसको नहीं पता। सो ऐसे लोगों की सहायता नहीं करेगा, या फिर जो इलीगल काम कर रहे हैं उनकी कोई हेल्प नहीं करते। इसीलिए यहाँ रेस्टिट्यूशन नहीं होता। जिसको जो चीज प्राप्त हो गई वो उसको रख लेगा, ही विल नॉट पे बैक इट टू द अदर पार्टी। तो रिस्टोर होने का मतलब है जहां की चीज वहां दे देना, जिसकी चीज उसको दे देना। बट यहां हम बोल रहे रिस्टोर नहीं करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहां जिसकी चीज है वो वापस नहीं करना पड़ेगा, वो चीज आपकी हो गई। तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट नहीं होता। जितने भी वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं यहाँ पे रेस्टिट्यूशन नहीं होता, ये आपको बताया हुआ है। सो देयर कैन नॉट बी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, ये नहीं हो सकता। तो देयर कैन नॉट बी restitution of benefit under a void agreement. And if something has been paid, अगर कुछ पैसा दे दिया है, जैसे आपने भाई को पैसा दे दिया या उसने आपको चांद तारे तोड़ने के लिए पैसे दे दी, so it cannot be recovered, आप इसको वापस नहीं ले सकते, it cannot be recovered. सो जनरल रूल ये निकल के आ गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट नहीं होता। सो ये आपका एक जनरल रूल निकल के आता है, नो restitution of benefit in void agreements। तो ये हो गया आपका जनरल रूल। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है यहां जनरल रूल नहीं लगता, यहां रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। तो जनरल रूल लेकिन यही है कि रेस्टिट्यूशन नहीं होता। अगर किसी को कोई चीज मिल चुकी है वॉइड एग्रीमेंट में तो वो उसको वापस करने को जिम्मेदार नहीं है। दिस इज द जनरल रूल। बट कभी कभी रेस्टिट्यूशन करके देना पड़ेगा। ये कब कब होगा ये हम देखते हैं, जब हमको बाद में पता लगता है कि ये वॉइड था। ये वाले केस क्या है, ये पहले से पता है वॉइड है, पहले से उसको पता है कि चांद तारे नहीं तोड़े जा सकते, फिर भी वो पैसे दे रही है। पहले से पता है कि किसी को मारने की सुपारी देना इलीगल है, फिर भी पैसे दे रहे हैं। ऐसे केसेस में ये शुरू से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है और दोनों पार्टीज को पता भी है, तो यहाँ पे कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, एग्रीमेंट वॉइड तो है लेकिन हमको ये बाद में पता लगा, इसको हम एक नाम देते हैं डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। ये वॉइड पहले से है बट हमने बाद में ये डिस्कवर किया कि ये तो वॉइड था। ऐसे केस में रेस्टिट्यूशन होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। समझो मेरे पास एक छोटा सा डॉग है, लासा। लासा एक प्रजाति है, तो ऐसा मस्त ऐसे बाल होते हैं उसके, तेरे नाम मूवी देखे होंगे आपने, सो वैसे उसके बाल होते हैं। तो वो बड़ा ही पसंद है मुझे वो लासा। मैं एक दिन ऐसे ही क्लास में लेके आया था,
अब क्लास में यहाँ पे लाया, आपको बड़ा पसंद आया, अरे सर कितना क्यूट डॉग है, मेरे को ये खरीदना है। तो गर्ल्स लोग कहते हैं अरे सर कितना क्यूट एकदम। तो हाँ, बॉयज लोग को ठीक है, हाँ ठीक है कुत्ता है, ठीक है। तो हाँ अपने को क्या है, ठीक है। तो खैर, तो कितना क्यूट डॉग है, मुझे खरीदना है। अब खरीदने के लिए आप तैयार हो गए, मैं भी बेचने को तैयार हूं, लेकिन मैं बोलता हूं यार अभी क्लास का टाइम है, अभी अपन ट्रेडिंग नहीं करते। अपन एक काम करेंगे, क्लास खत्म होंगे 2 बजे अपन बैठते हैं और 2 बजे अपन ट्रेडिंग करेंगे। मैंने आपको बोला 2 बजे अपन बैठते हैं, 2 बजे क्लास खत्म होने के बाद अपन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने बैठे। 2 बजे का टाइम है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने बैठे। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने को टाइम लगता है, अपन इसमें डिटेल वगैरह में बात करेंगे कि उसको कब क्या खिलाना पड़ता है, कब घुमाने ले जाना पड़ता है, कब नहलाना पड़ता है, कितने रुपए में ये डील करेंगे, ये सब बात हो रही थी। मान लो ये बात होते होते अपने को 3 बज गए, अपन ये टर्म्स वगैरह डिसाइड कर रहे थे, और 3 बजे हमने यहाँ पे पूरा एग्रीमेंट करके कंप्लीट किया। हमने एग्रीमेंट 3 बजे कंप्लीट किया। अब इस बीच क्या हुआ, 2 बजे हम बैठे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नेगोशिएशन हो रहा है, बार्गेनिंग हो रही है। इसी बीच बीच वो लासा जो है वो नीचे चला गया, घूमते घूमते यहाँ से नीचे चला गया। अब रोड पे चला गया, रोड पे कोई एक पीछे से गाड़ी आई और वो गाड़ी के नीचे आ गया, गचक गया। गचक जाना यानी स्वर्ग सिधार जाना। तो अच्छा नहीं लगता ना, लासा मर गया, अच्छा लगता है क्या मर गया, बोले अच्छा नहीं लगता, इसलिए गचक गया। लासा गचक गया। अब ये लासा गचक गया, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मान लो 2:30 बजे ये घटना घटित हुई, 2:30 बजे यहाँ पे लासा की डेथ हो गई। ये चीज ना आपको पता है ना मुझे पता है, फिर भी हम जब एग्रीमेंट करके उठते हैं फिर पता लगता है अरे लासा की तो 2:30 बजे डेथ हो चुकी है। तो ऐसे केस में एग्रीमेंट क्या है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड क्यों है, बिकॉज नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ये 3 बजे इम्पॉसिबल नहीं हुआ, ये पहले से यहां से ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। जो चीज है ही नहीं अस्तित्व में वो कैसे खरीदी बेची जाएगी। सो ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, और आपका एसेंशियल एलिमेंट बोलता है अगर इम्पॉसिबल है तो ये वॉइड है। सो ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है क्योंकि लासा बचा ही नहीं, लासा पूरा जमीन से चिपक चुका है, उसके ऊपर 2-4 गाड़ियां और चली गई और पूरा पिचक चुका है। अब क्या उसको निकाल के कुरेद के थोड़ी बेचेंगे, खत्म हो गया वो। सो अरे एग्जाम्पल है। तो ये लासा खत्म हो चुका है, तो जब वो है ही नहीं अस्तित्व में तो ये बेचा नहीं जा सकता, दैट मीन्स इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन क्या हमको ये पता है क्या, तो नहीं, हमको तो बाद में पता लगा, जब हम एग्रीमेंट करके उठते हैं तब पता लगा हमको अरे ये तो पहले से ही वॉइड था। तो इसको हम एक नाम देते हैं, ये डिस्कवर्ड टू बी वॉइड है। दैट मीन्स हमने ये बाद में जाना कि वॉइड है, वॉइड पहले से था बट हमने बाद में डिस्कवर किया इसको कि ये तो वॉइड था। अब ऐसे केस में सोच के देखो, आपने समझो मुझे 20,000 रुपए एडवांस दे दिए थे, 2 बजे ही आपने बोले सर एडवांस रख लो, आपने मुझे 20,000 रुपए एडवांस दे दिए थे। फिर बाद में पता लगा लासा तो है ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तो क्या आपको ये 20,000 रुपए वापस मिलना चाहिए क्या? तो आंसर इज यस। यहाँ पे कोई बेवकूफी वाला केस नहीं है, ना ही यहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं हम। यहाँ तो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट बाद में हमको पता लगा अरे ये तो वॉइड है। तो ऐसे केस में आपको पैसा वापस क्लेम करने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है। तो जनरल रूल है, जब नॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लेकिन ये वॉइड एग्रीमेंट निकलता है तो इसमें रेस्टिट्यूशन नहीं होगा। सो रेस्टिट्यूशन कब नहीं होता, जब ये नोन टू बी वॉइड है, जब पता है कि ये वॉइड है, तो यहां रेस्टिट्यूशन नहीं होता। बट ये इसका एक एक्सेप्शन है, दैट मीन्स एक केस में रेस्टिट्यूशन होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड if agreement is discovered to be void। अगर एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड है तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है। जब हमने बाद में जाना कि ये तो वॉइड है, जबकि वॉइड पहले से था बट हमको नहीं पता था, हमने बाद में जाना, ऐसे केसेस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जनरल रूल है इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स देयर इज नो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। दैट मींस इफ समथिंग हैज बीन पेड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। आपने चरस गांजा खरीदने के पैसे दिए थे, उसने चरस गांजा लाके नहीं दिया,
आप पैसे वापस नहीं क्लेम कर पाओगे। आप अगर सोचते हैं कि कोर्ट जाके क्लेम कर लेंगे तो कोर्ट अपने को ही अंदर कर देगा, क्योंकि चरस गांजा खरीदना वैसे ही गलत है। सो कोर्ट यहाँ अपनी सहायता नहीं करेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, बाद में पता लगा कि अरे ये तो वॉइड था, ऐसे केसेस में फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है। जैसे लासा का एग्जांपल, या समझो मैं एक कार बेच रहा हूं, अब कार बेचने को मैं एग्री करता हूं, आप खरीदने को तैयार हैं, हम लोग यहाँ ट्रांजेक्शन कर ही रहे थे, उतने में किसी को मैंने डांटा था, तो मैंने बोला था कैलकुलेटर पैसे ले ली, कैलकुलेटर नहीं दी, उसको बड़ा बुरा लगा, उसने ले जाके मेरे कार के ऊपर पेट्रोल डाली और जला डाली। ये चीज हमको नहीं पता। इन एग्जाम्पल का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कुछ मत करना, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, मैं बेचारा गरीब आदमी हूँ। सो सिर्फ एग्जाम्पल्स है, सो बुरा मत माना करो सर, बार बार मेरे को एग्जाम्पल, तो ठीक है दूसरे किसी को ले लेते, किसी और का एग्जाम्पल। कोई सो रहा था क्लास में, कौन सो रहा है, कोई नहीं है, कोई सो रहा था और उसको मैंने डांट दिया, उसको बड़ा बुरा लगा, उसने ले जाके कार के ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी, भक्क से कार जल गई। अब यहाँ पे मैं और आप कार खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमको नहीं पता कार वहां जल रही है, मैं यहाँ बेच रहा हूँ, आप खरीदने को तैयार हैं, आपने मुझे एडवांस पे कर दिया 1 लाख रुपए, बाद में हम बाहर जाते हैं, अरे कार तो जल गई, खत्म। तो ऐसे केस में ये भी डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट है। यहाँ आपने 1 लाख रुपए मुझे जो दिया है, तो क्या वो आपको वापस करने का राइट होना चाहिए? तो यस, मेरा अधिकार, मेरी जिम्मेदारी है, मैं वापस करूं, आपका अधिकार है, आप वो वापस क्लेम कर सकते हैं। सो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केसेस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है। लासा का एग्जाम्पल है, कार का एग्जाम्पल है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, तो रीड करते हैं इतना। तो आपका जनरल रूल क्या निकलता है? देयर कैन नॉट बी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट एंड इफ समथिंग हैज बीन पेड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। दिस इज द जनरल रूल। जब नोन टू बी वॉइड केसेस है, जब हमको पता है कि ये वॉइड है, तो ऐसे केस में कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होगा। हाउएवर, लेकिन when an agreement is discovered to be void, हमने बाद में जाना, और when a contract becomes void, बाद में void हो गया, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or make compensation for it to the person from whom he received it। तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो जनरल रूल आपका है रेस्टिट्यूशन नहीं होता, बट रेस्टिट्यूशन होगा कब? अगर हमको पता नहीं था, हमने बाद में जाना, अगर डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केस है तो यहां रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होगा। ठीक है, सो ऐसा है। एग्जाम्पल दिया आपको, इलस्ट्रेशन, ए पेज बी ₹50,000, ए ने बी को 50,000 रुपए पे किया इन कंसिडरेशन ऑफ बी इज प्रॉमिसिंग टू सेल हिज कार टू हिम। सो ए ने पैसा पे कर चुका है और बी ने वादा किया मैं कार लाके तुमको दे दूंगा, लेकिन द कार is destroyed in an accident at the time of promise, at the time of promise, at the time of promise। तो इंपॉर्टेंट है, at the time of promise, at the time of promise। हाँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। वो सीरियल में होता है ना, नहीं नहीं नहीं, बस वैसे ही। सो इंपॉर्टेंट है, कार कब डिस्ट्रॉय हो चुकी है? जब प्रॉमिस कर रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इनको पता नहीं है, दो नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, बट फिर भी डिस्ट्रॉय तो तभी हो चुकी है। दैट मीन्स ये है क्या? वॉइड एग्रीमेंट, भले हमको नहीं पता है, बट है ये वॉइड एग्रीमेंट। इन दिस केस द एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एंड बी मस्ट रीपे ए 50,000 रुपीज। इट शुड बी नोटेड when the agreement is known to be void, अगर पता होता पहले से तो no restitution is allowed। जैसे एग्जांपल दिया है, thus if A pays ₹10,000 to B to assault C, ये कॉमा नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, टू असॉल्ट ये हटा दो। सो A pays ₹10,000 to B to assault C, the money cannot be recovered। तो यहां पे पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे असॉल्ट करना यानी मारना, ये पहले से पता है सबको कि ये गलत काम है, ऐसा नहीं किया जा सकता, तो वो चीज करने के अगर कोई पैसे देगा तो इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो ये वही सुपारी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, असॉल्ट है ना, वही सुपारी वाला। सो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें हर एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंट। इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो पूरी तरह से सही प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बना है। दूसरा है वॉइड एग्रीमेंट्स।
वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि वॉइड एब इनिशियो हैं, शुरुआत से ही वॉइड है, इसमें कभी लीगल ऑब्लिगेशंस उत्पन्न ही नहीं हुए, इसलिए हम इसको वॉइड एब इनिशियो या वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग भी बोलते हैं। ये ऐसे होते हैं जिसमें एक आध भी एसेंशियल एलिमेंट अगर मिस हो गया, लाइक उसमें कंसिडरेशन नहीं है, उसमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज नहीं है, अनसर्टेनिटी है, इलीगलिटी है, तो ये सब वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। ऐसे केसेस में आप इनको पूरा नहीं कर पाओगे। तो कोई एक भी एलिमेंट अगर मिस होता है अदर देन फ्री कंसेंट, तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट एंड देन इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट नहीं होता, लेकिन एक केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है, व्हेन इट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। जब ये वॉइड तो था बट हमने बाद में जाना कि अरे ये वॉइड है, ऐसे केसेस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है, नहीं तो जनरल रूल है देयर इज नो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, वो वाले पॉइंट छोड़ के आपके मन में आ रहा होगा सर अगर ऐसा बाद में हुआ होगा पहले हुआ होगा तो। सो अपन यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं जैसा दिया है अभी का वैसा मान के चलो। ठीक है, बाद में मैं आपको वो भी बताऊंगा अगर ऐसा नहीं होगा क्या होगा, तो वो सब अपन देखेंगे। मन में आते हैं ना सवाल, ऐसा नहीं वैसा होगा तो क्या होगा, वैसा नहीं ऐसा होगा तो क्या, तो वो वाले सवाल रहने दो, वो वाले सवाल मत पूछो, बट जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं अभी। फिर अगला पॉइंट देखेंगे हम, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाम से कुछ समझ रहा है, वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नाम से समझ रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज voidable at the option of one of the parties, या a contract which is enforceable at the option of one of the parties। जो एक पार्टी चाहे तो कैंसिल करे या चाहे तो उसको वैलिड रहने दे, तो अ कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों बोल सकते हैं, एनफोर्सेबल या फिर voidable एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। समझो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और अपनी क्लास में यहीं पे बैठा हूं मैं, वहां से एक भाई आता है। अब सबको पता है मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, भाई को भी पता है। भाई आता है और मेरे को आके बोलता है शर्मा जी ये लो कागज, इस पे साइन कर दो। मैंने बोला काहे के कागज है, तो बताता है ये आपकी प्रॉपर्टी के कागज है, इसमें लिखा है आपकी ये जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप मुझे बेच रहे हो 3 करोड़ रुपए में। मैंने बोला काहे के लिए बेच रहा, मैं कुछ नहीं बेच रहा। वो निकालता है बंदूक, लोड करता है, यहाँ पे लगाता है। मैं बोला भाई रुक रुक रुक, क्या बोल रहा, कहाँ साइन करना है। मैं भक्का से साइन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने साइन किया, लेकिन मैंने अपने इच्छा से साइन नहीं किया। ऐसे केसेस जहां पे मुझसे जबरदस्ती साइन कराई गई, मान लो मैं ए हूं, ये मैं हूं ए, और ये बी है, बी भाई है एक, भाई बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये भाई है, मान लो भाई है, दिख रहा है थोड़ा कार्टून है बट भाई है मान लो। ठीक है, डरावना एकदम। तो ये भाई है, भाई मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहा है। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है मान लो 5 करोड़ रुपए, हाँ 5 करोड़, और वो मुझे 2 करोड़ रुपए देके ये प्रॉपर्टी लेके जा रहा है। लेकिन मैं अपनी इच्छा से ये कार्य नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, मारपीट करके या डरा धमका करके मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। इसको हम एक नाम देते हैं कोर्शन। कोर्शन हो गया, मारपीट कर रहा है वो, या डरा रहा धमका रहा है, मारने पीटने की धमकी दे रहा है। ऐसे केस में जब वो बंदूक की नोक पे मुझसे साइन करवा रहा है, बंदूक की नोक नहीं, चाकू की नोक पे, चाकू की नोक होती, बंदूक की कहाँ नोक होती, तो बंदूक की नली पे मुझसे साइन करा रहा है, तो यहाँ पे मुझे साइन करना पड़ रहा है। ऐसे केसेस में अभी का तो मैं जान बचाने को साइन कर दूंगा, लेकिन कल चलकर मुझे लग रहा है कि यार ये तो गलत हो गया, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 3 करोड़ रुपए मिले, 2 करोड़ रुपए सीधा सीधा लॉस। सो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, तो मैं चाहूं तो मैं इसको कोर्ट जाके कैंसिल कर सकता हूं। मैं कोर्ट चला जाऊंगा और मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। इस एग्रीमेंट को हम बोलेंगे
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है क्योंकि कंसेंट दे दिया मैंने, लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है क्योंकि मारपीट करके कंसेंट ली गई, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वॉइडेबल। मैं चाहूं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। अगेन वॉइडेबल है, मैं चाहूं तो कैंसिल करूं, नहीं चाहूं तो वैलिड भी रहने दे सकता हूं। मुझे लगता है यार अभी मैं कैंसिल करने जाऊंगा, कल फिर आ जाएगा गोली लेके या बंदूक लेके या जो भी लेके, तो बंदूक गोली लेके आ जाएगा और मार डालेगा। अब तो मौका भी नहीं देगा, अगर मैं कैंसिल कर दूंगा कोर्ट चले जाऊंगा तो लेके आएगा सीधा खत्म। तो जाने दो, प्रॉपर्टी गई तो गई, पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसा एक बाबा ने बोले, जानते होंगे आप, बाबू भाई है राजो, वो वाला बाबू भाई ने बोला है, अरे पैसा हाथ का मैल है रे, तो इसलिए हाथ धोना नहीं चाहिए, बह गया तो खैर, तो पैसा तो कमा लेंगे, मुझे लग रहा है कि जाने दो, गई प्रॉपर्टी तो गई, अगर अपन बचे हैं तो अपन और कमा लेंगे। सो मैं हो सकता है कि रहने भी दूं, तो मेरे ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। मैं चाहूं तो उसको पूरा करवाऊं या मैं चाहूं तो कैंसिल कराऊं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। दोनों एंगल से बोल सकते हो आप उसको। तो इसको डिफाइन वैसे ही किया है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स। सो एक पार्टी के ऑप्शन पे जो वॉइडेबल है, कैंसलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या एक पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल है। सो मेरे पास दोनों अधिकार है, मैं चाहूं तो उसको कैंसिल भी कर सकता हूं, चाहूं तो उसको वैलिड भी रहने दे सकता हूं, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में समझो मैं अगर इसको कैंसिल करता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। तो बताओ भाई और बहनों, ये पैसा वापस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए, मुझे भी ये पैसा वापस करना चाहिए, मुझे जो पैसा मिला है वो वापस किया जाएगा। दैट मीन्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो यहां पे मुझे रेस्टिट्यूशन करना पड़ेगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट यहां पे होता है। तो यहां पे मुझे तो मेरी प्रॉपर्टीज वापस मिल ही जाएगी, बट मुझे भी आगे वाले को उसकी चीज वापस करना पड़ेगा। सो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो रेस्टिट्यूशन होगा, कैंसिल किए नहीं तो फिर रेस्टिट्यूशन की बात ही नहीं होती। सो voidable contract means a contract which is enforceable at the option of one of the parties, या फिर voidable contract is a contract which is voidable at the option of one of the parties। एक पार्टी चाहे तो इसको कैंसिल करे या चाहे तो उसको वैलिड रहने दे। ठीक है, अब मैं अगर कैंसिल करना चाहता हूं तो कब तक कैंसिल करना चाहिए मैंने? सो पहली चीज है एक विद इन अ रीजनेबल टाइम। मेरे साथ आज ये हादसा हुआ, अब सोचो मैं एक आध महीने, 10 दिन, 15 दिन में कैंसिल करूंगा तो ठीक है। अगर मैं समझो 5 साल बाद जाके बोलता हूं कोर्ट में, अरे 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो कोर्ट मेरे को भगा देगा, कोर्ट बोलेगा 5 साल तक आप क्या सो रहे थे क्या? तो 5 साल बहुत लंबा टाइम हो गया। सो एक रीजनेबल टाइम में जाना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम यानी क्या है, ये डिपेंड करता है, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसका नाम ही है रीजनेबल टाइम। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूंगा तो कैंसिल कब तक कर सकते हैं? विद इन अ रीजनेबल टाइम। What is reasonable time is a question of fact। Question of fact का मतलब है it will depend on facts and circumstances of each case। किस चीज की बात हो रही है, किन हालातों में बात हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो रीजनेबल टाइम था या नहीं था। जैसे आप सोच के देखो, अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ एक कोई खाने पीने की चीज की, समझो मैं पिज्जा मंगा रहा हूँ, आज मैंने ऑर्डर दिया पिज्जा मंगाने का। अब पिज्जा मेरे घर पे कब तक आ जाना चाहिए? मैंने अभी अगर 2 बजे ऑर्डर दिया तो 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे तक आ जाना चाहिए। आज 2 बजे पिज्जा मंगाया, कल सुबह आया, तो क्या वो चलेगा? क्या सही है क्या? सो नहीं, पिज्जा के लिए रीजनेबल टाइम कितना हो गया? तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा। लेकिन वहीं अगर कोई समझो आप कार खरीद रहे हैं, तो कार खरीदने के लिए आज आपने बुकिंग करके आए, कई बार वेटिंग होती है, 1 महीना भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सी चीज की बात हो रही है। कोई कोई कार में 6-6 महीने की वेटिंग होती है। तो कौन सी चीज की बात हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेदर इट इज अ रीजनेबल टाइम और नॉट। ठीक है, तो इसको हम एक नाम देते हैं, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। वो डिपेंड करेगा किस चीज की बात हो रही है, किन हालातों में बात हो रही है, उसके ऊपर हम निर्भर करते हैं कि क्या वो रीजनेबल टाइम है या नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बट आपको कैंसिल करना है तो विद इन अ रीजनेबल टाइम कैंसिल करना है, तो कोर्ट डिसाइड करता है रीजनेबल टाइम है या नहीं है।
ठीक है। तो जैसे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी का केस है, तो ठीक है, एक आध महीना, 1.5 महीना मैक्सिमम मान लेगा कोर्ट की, ठीक है, 1 महीना आपने सोचा होगा, लेकिन एकदम 1-2 साल बाद जाके बोलूंगा तो कोर्ट मुझे भगा देगा, क्योंकि रीजनेबल टाइम खत्म हो चुका है। सो मुझे अगर ये कैंसिल करना है तो पहला पॉइंट है विद इन अ रीजनेबल टाइम कैंसिल किया जा सकता है। इसमें एक पॉइंट और है, दूसरा, बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन, तीसरे व्यक्ति के अधिकार आने के पहले कैंसिल करना चाहिए। दोनों में से एक भी चीज हो गई तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जैसे समझो भाई ने यहां से मेरे से प्रॉपर्टी लेके गया और जाके तुरंत इसने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, ये एक थर्ड पार्टी है, तो ये फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी है, इससे इसने पैसा ले लिया और इसको प्रॉपर्टी बेच दिया। अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं कैंसिल करूंगा तो इस बेचारे का नुकसान होगा। सो यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, यहां एक वर्ड यूज किया जाता है, गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है इसको कोई जानकारी नहीं है कि यहां पे मैंने मेरे से मारपीट करके प्रॉपर्टी ली गई है। अगर इसको नहीं पता है और ये बेचारा नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, इसके राइट्स क्रिएट हो जाते हैं, नाउ आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, अब मुझे राइट नहीं रहेगा। क्योंकि ये राइट कब तक होता है कैंसिल करने का? पहला, विद इन अ रीजनेबल टाइम, दूसरा, बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन, तीसरे व्यक्ति के अधिकार आने के पहले मैंने कैंसिल करना चाहिए था। अगर दोनों में से एक भी चीज हो गई, ठीक है, रीजनेबल टाइम नहीं निकला, बट अगर थर्ड पार्टी के राइट्स आ चुके हैं तो फिर अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। देखो ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, पर कल चलकर मैं कोर्ट जाके ये तो जरूर बोल सकता हूं कि देखो इसने मुझे 2 करोड़ रुपए दिया था, बट मुझे इससे 3 करोड़ रुपए और निकाल के दो। तो इतना जरूर बोल सकता हूं, मुझे न्याय मिल जाएगा, बट मुझे अब प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में अब तीसरे किसी व्यक्ति के अधिकार उत्पन्न हो चुके हैं। सो मैं अगर कैंसिल करना चाहूंगा तो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड ओनली विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। इनमें से एक भी चीज हो गई है तो फिर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अब कैंसिल नहीं कर सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट एक पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, भले ये वॉइडेबल है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ऊपर वाला वॉइड एग्रीमेंट था, यहां कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट ही रह गया, यहां कभी लीगल ऑब्लिगेशन आए ही नहीं थे, बट यहां लीगल ऑब्लिगेशन आए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना। अगर मैं कैंसिल नहीं करूंगा तो यहां भाई ओनर हो चुका है, अगर मैं चाहूंगा कैंसिल करना तो फिर मैं ओनरशिप वापस ले सकता हूं। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, भले गड़बड़ है बट बन गया। सो अगर बाकी कोई एलिमेंट मिस होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, बट कंसेंट फ्री नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बट ये वॉइडेबल होता है। इसीलिए यहाँ हर जगह लिखा है अदर देन फ्री कंसेंट। अगर कोई और एलिमेंट मिस होगा तो फिर ये वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन कंसेंट अगर फ्री नहीं होगी तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। जैसे यहाँ कंसेंट इज नॉट फ्री, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बट बाकी कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये वॉइड एग्रीमेंट में जाता है। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड होता है जब तक मैं उसको कैंसिल ना करूं। अगर मैं चाहूं तो कैंसिल करूं, ना चाहूं तो वैलिड रहने दो। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो इट कैन बी कैंसल्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मुझे तो मेरी चीज वापस प्राप्त हो जाएगी, मुझे आगे वाले को भी उसकी चीज वापस देना पड़ेगा। सो देयर विल बी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पे हम अब बिजनेस लॉस पढ़ रहे हैं, बाकी हम क्रिमिनल एक्ट के भी केसेस यहाँ फाइल कर सकते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, बट यहाँ क्राइम भी है, क्योंकि वो मारपीट करने की धमकी दे रहा है तो आईपीसी के तहत हम उसके ऊपर बाकी भी एक्शन ले सकते हैं, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस लॉस पढ़ रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से देख रहे हैं। जैसे कल भी मैंने ये बात बताया था आपको कि बैल्फर वर्सेस बैल्फर का जो केस है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एंगल से देख रहे हैं। हो सकता है कल डाइवर्स हो जाए तो एलिमनी वगैरह क्लेम की जा सकती है, बट अभी इनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। सो ऐसा है। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इतनी बातों पे हम डिस्कशन करते हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू। सो एक तरफ की पार्टीज के द्वारा वो वैलिड एनफोर्सिएबल किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, दूसरे पार्टी की नहीं।
इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आसान शब्दों में वही चीज लिखी हुई है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। आप दूसरे एंगल से बोले तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल भी बोल सकते हो, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन वन पार्टी, एक पार्टी के ऑप्शन पे या तो एनफोर्सिएबल है या तो वॉइडेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया आपको सेम प्रकार का, इफ एक्स इज सपोज टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एक्स। एक्स में आइदर रिसेंड, रिसेंड करना मीन्स कैंसिल करना, अवॉइड करना, रेपिडिएट, रेपिडिएट करना भी कैंसिल करना, तो ही में आइदर रिसेंड, अवॉइड, रेपिडिएट, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट टू बी बाउंड बाय इट, तो या तो कैंसिल करे या तो उसको वैलिड रहने दे, बाइंड हो जाए। सो दोनों चीज वो कर सकता है, वो चाहे तो कैंसिल कर सकता है, चाहे तो वैलिड रहने दे सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो अभी मैंने बताया ये वैलिड होता है, इट कंटिन्यूज टू बी गुड अंटिल इट इज अवॉइडेड बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू डू सो। तो अगर मैं कैंसिल नहीं करूंगा तो ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड का मतलब है जिसके साथ गलत हुआ है, जो दुखी है, तो एग्रीव्ड ये वर्ड ही आता है ग्रीफ से, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। सो जो ग्रीफ में है एग्रीव्ड, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। तो कौन दुखी होगा, तो मेरी प्रॉपर्टी उसने लेके चला गया तो मैं दुखी होऊंगा। सो मैं कैंसिल कब तक कर सकता हूं वो दिया हुआ है। एग्रीव्ड पार्टी मस्ट एक्सरसाइज इज ऑप्शन ऑफ रिजेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक तो रीजनेबल टाइम के अंदर कैंसिल कर सकते हैं, एंड बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन, otherwise the contract cannot be repudiated, otherwise the contract cannot be cancelled। ठीक है, तो रेपिडिएट करना, रिसेंड करना, अवॉइड करना, ये सब का मतलब है कैंसिल करना। फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होगा क्या, तो आंसर इज यस, द पार्टी रिसेंडिंग द अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल, if he has received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit। अगर उसको कुछ फायदा मिला है तो he will have to restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received। तो जिससे पैसा प्राप्त हुआ था उसको वापस करना पड़ेगा। तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी, बट मुझे आगे वाले को उसका पैसा भी वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक और पॉइंट है। अब कुछ कुछ केसेस बताए हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, ये ध्यान रखो। यहाँ अदर देन फ्री कंसेंट इसीलिए लिखा था ऊपर, क्योंकि फ्री कंसेंट के अलावा कुछ और मिस होता है तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन अगर फ्री कंसेंट मिस होती है तो वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, फ्री कंसेंट मिस होती है तो इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है। Various circumstances in which the contract is voidable are depicted by the following chart। कुछ केसेस बताए हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा। सो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ये अभी हमको पूरे नहीं समझेंगे क्योंकि अभी हमने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, ये वाला पार्ट हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी ये वाले पार्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दे दिया हूं, बट मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये दोनों चीजें समझा दूंगा। तो पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय वन पार्टी ओनली, एक पार्टी चाहे तो कैंसिल कर दे या तो वैलिड रहने दे। तो वॉइडेबल दो प्रकार के होते हैं, वॉइडेबल इन इंसेप्शन, इंसेप्शन यानी शुरुआत से। ठीक है, सो इंसेप्शन का मतलब ही होता है शुरुआत से। और दूसरा वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट, सब्सिक्वेंट यानी बाद में, डिफॉल्ट होना यानी गड़बड़ होना। अगर बाद में किसी ने डिफॉल्ट किया, गड़बड़ किया तो वॉइडेबल होते हैं। तो दो प्रकार के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक वो जो शुरुआत से ही वॉइडेबल थे, अभी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भाई आके मारपीट करके मेरे से प्रॉपर्टी लेके चला गया, ये शुरुआत से वॉइडेबल है, इसको हम बोलेंगे वॉइडेबल सिंस इंसेप्शन। दूसरा जो पहले तो वैलिड था, बाद में कुछ गड़बड़ हो गई इसीलिए मुझे कैंसिल करने का राइट मिल गया, दैट इज कॉल्ड एज वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट, जिसमें पहले से वो वॉइडेबल नहीं है, बाद में वॉइडेबल हो जाता है। सो वैसे तो हम दोनों ही चीजें बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, बट अभी का मैं आपको बता दूं, पहला वॉइडेबल इन इंसेप्शन वो होता है व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ये सब केसेस जो हैं ये सब वॉइडेबल सिंस इंसेप्शन है। जब मारपीट करके कंसेंट ली जा रही है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली जा रही है, ये सब केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल सिंस इंसेप्शन, शुरुआत से ही ये कैंसिल करने का हमको अधिकार है। लेकिन दूसरा वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट, इसमें पहले से वॉइडेबल नहीं था, बाद में टाइम पे आगे वाले ने डिफॉल्ट किया इसलिए वॉइडेबल हो गया। जैसे समझो आपकी शादी है, एग्जाम्पल से, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।
आपकी शादी आपने डेकोरेशन वाले को अपॉइंट किया था, बोला था कि भैया देखो 5 बजे बारात आने वाली है, यानी हम लोग स्टेज वगैरह पे आ जाएंगे, तो 5 बजे के पहले पूरा डेकोरेशन वगैरह रेडी कर देना, स्टेज वगैरह चकाचक बना के रख देना। अब 5 बजे का अगर टाइम है तो उसने काम चालू कर देना चाहिए 2-3 बजे से, तब से चालू करेगा तब जाके डेकोरेशन कंप्लीट होगा। अब आपने उसको काम दे दिया, उसने एग्री कर दिया था मैं टाइम पे आ जाऊंगा, 5 बजे का टाइम है, आप 2 बजे फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठा रहा, 3 बजे, 4 बज गए, 4:30 बज गए, अभी तक के उसने डेकोरेशन का काम चालू ही नहीं किया। अब क्या आप रुके रहोगे क्या 5 बजे तक? तो नहीं, आप इसको अब तुरंत कैंसिल कर सकते हो। क्या ये पहले से कैंसिल करने का राइट था क्या आपके पास? तो नहीं, पहले से नहीं था, बट क्योंकि वो टाइम पे आ नहीं रहा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है, सब्सिक्वेंटली बाद में वो गलत कर रहा है, ऐसे केस में आपको अब अधिकार मिलता है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आप तुरंत उसको कैंसिल करो, 4 सवा 4 बज गए, कैंसिल करो, दूसरे व्यक्ति को अर्जेंट में आप लेके आ सकते हैं कि भाई डेकोरेशन का काम कर दे। तो यहाँ पे ये शुरुआत से वॉइडेबल नहीं था, इट बिकम्स वॉइडेबल ड्यू टू सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट, क्योंकि बाद में दूसरी पार्टी ने गड़बड़ किया, इसीलिए ये वॉइडेबल हो गया। ठीक है, सो ऐसे वाले केसेस जो आते हैं वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट में आते हैं, जैसे कि डेकोरेशन वाला एग्जांपल। अब आगे जो दिया है मैं रीड जरूर कर रहा हूं, बट ये पॉइंट्स आपको अभी समझेंगे नहीं, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा नहीं है, तो ये वाले पॉइंट्स आपको समझेंगे नहीं। डेकोरेशन का एग्जांपल ध्यान रखो, बाकी हम पढ़ेंगे आगे। जब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो ये सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ये हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में, इसके लिए आपको चैप्टर ऑफ परफॉर्मेंस देखना है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में हम ये चीज पढ़ेंगे। वैसे ही व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स, जब एक पार्टी रोक रही है दूसरे पार्टी को, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब ये क्यों नहीं समझेगा आपको? क्योंकि अभी आपको ये पता ही नहीं है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, आपको पता नहीं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या मतलब है आपको अभी पता नहीं है। वैसे ही व्हेन वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म एट द टाइम फिक्स, इफ टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब आपको टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी अभी पता नहीं, इसीलिए ये पॉइंट अभी समझेंगे नहीं। इसके बदले सिंपल सा एक एग्जांपल ध्यान रखो, जब हम ये पॉइंट्स पढ़ लेंगे तब आपके ये पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ने के हैं, टाइम इज द एसेंस का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते हैं, आगे हम ये चीजें पढ़ेंगे परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में। सो दो प्रकार के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक वॉइडेबल सिंस इंसेप्शन, जो शुरुआत से ही वॉइडेबल थे, दूसरे वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट, जिसमें शुरुआत से वॉइडेबल नहीं थे, बाद में हमको ये कैंसिल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट। ये पार्ट नहीं भी समझा होगा तो अभी का आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब आपके मन में एक जो डाउट आ रहा है, सर ऐसा नहीं हुआ होगा तो प्रूव कैसे होगा? सो आपको जब दिया हुआ है ना, हम मान लेंगे ऐसा हुआ है, अपन उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके मन में, जब भी आप कोई भी कानून पढ़ते हो तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक कहलाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ मीन्स कानून क्या बोलता है उसके ऊपर। दूसरा होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आपको जब दिया ऐसा हुआ तो हम मान लेंगे ऐसा हुआ, अपने को लिख के दिया रहेगा क्वेश्चन में कि भाई आया, उसने मारपीट करके साइन करा के ले गया। अब अपन को दिया है तो अपन मान लेंगे ऐसा हो गया, और फिर हम देखेंगे कानून क्या बोलता है इसके ऊपर। अपन ये नहीं बोलेंगे सर आप झूठ बोल रहे होंगे, तो उसने मारपीट नहीं किया होगा, आपने अपनी इच्छा से बेचे होंगे तो। सो अपने को दिया है ना, मारपीट किया, कोर्शन के द्वारा हुआ, तो अपन मान लेंगे। अपन उसके क्वेश्चंस के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, अपन मान लेंगे फैक्ट्स आर क्लियर। मैं ये नहीं बोल रहा फैक्ट प्रूव नहीं करना पड़ता, रियल लाइफ में फैक्ट प्रूव करना पड़ता है, बट हम यहाँ पे कोई डिटेक्टिव वाला कोर्स नहीं पढ़ रहे कि प्रूव कैसे होगा, वो वाला कोर्स नहीं पढ़ रहे। हम क्या पढ़ रहे, कानून क्या बोलता है। सो फैक्ट प्रूव करना है हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, इवन कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं होती। कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है, ऑर्डर देना, कानून क्या बोलता है वो देखना है उनको, और फैक्ट प्रूव करना ये पुलिस वालों का काम होता है। सो पुलिस हो गए, डिटेक्टिव हो गए, सीबीआई हो गए, ये लोग जांच करेंगे और ये लोग फैक्ट लाके कोर्ट के सामने देते हैं। अपने को दिया है ऐसा हुआ तो अपन मान लेते हैं ऐसा हुआ, अपन उसके फैक्ट्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अपने को बुक में दिया रहेगा तो अपन वो मान लेंगे, वैसा हुआ लिखा है तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो अगर लिखा है कि ऐसा हुआ था तो कहीं ना कहीं प्रूव हो चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा प्रूव नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है, लेकिन अपन मान लेंगे प्रूव हो चुका है। तो किसी 4 लोगों के सामने ऐसा हुआ, तो आप सबके सामने मेरे से साइन ली गई, तो आप लोग गवाही देके प्रूव कर सकते हो। कोई ने नहीं देखा तो ऊपर वाला जरूर देखता है, कैमरा लगा है उसमें कवर हुआ होगा। सो कहीं ना कहीं से प्रूव हो गया, अपन ये मान के चलेंगे। ठीक है, सो अपने को यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहा होगा, उसका ड्राइवर चला रहा होगा तो क्या होगा।
उसका बेटा चला रहा होगा तो क्या होगा, उसकी वाइफ चला रही होगी तब क्या होगा। सो ये एक क्वेश्चन आएगा। अपने को ये क्वेश्चंस में नहीं जाना है, आपको ये समझना है अगर सलमान खान गाड़ी चला रहा था तो उसके ऊपर कानून क्या बोलता है। सो हमको कानून समझना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाले क्वेश्चन का अंत ही नहीं है। आप कल जाके बोलोगे उसका लड़का चला रहा था तो क्या होगा, फिर उसका पोता चला रहा था तो क्या होगा, और वो तो चलते ही रहेगा फिर। सो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो खत्म ही नहीं होंगे वो। तो इसीलिए हमको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे क्वेश्चन नहीं करना है, अपन मान लेंगे फैक्ट्स आर क्लियर। अपने को लिख के दिया है सलमान गाड़ी चला रहा था तो चला रहा था, ठीक है। फिर उसके ऊपर कानून क्या बोलता है वो हम देखेंगे। कई बार सबूतों के अभाव में गुनहगार छूट भी जाते हैं, बट अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि सलमान खान गाड़ी चला रहा था बट उसने प्रूव कर दिया मैं नहीं चला रहा था, तो भले ही झूठ प्रूव किया होगा। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिए जा रहे हैं। सो उसने प्रूव कर दिया तो बस बात खत्म हो गई। मैंने 2 लोगों को मार के ये जमीन के अंदर गाड़ दिया, इसके ऊपर बिल्डिंग बना दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इसका ये मतलब नहीं ये गलत है ये सही है, गलत तो गलत ही है, बट मैं सजा से बच जाऊंगा क्योंकि सबूत नहीं है। तो प्रूव होना भी जरूरी होता है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं जाएंगे कि प्रूव कैसे किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ डिटेक्टिव वाला या कोई पुलिस वाला कोर्स नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं गाड़ा, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, ठीक है। तो ऐसा मूवीज में बताते हैं मार दिए, पुलिस स्टेशन के नीचे ले जाके गाड़ दिए, ऊपर पुलिस स्टेशन बना दिए, तो वो भी गलत तो हुआ ही है, लेकिन वो बच क्यों गया, क्योंकि प्रूफ नहीं था। सो प्रूफ रहना चाहिए, लेकिन हमको प्रूफ ढूंढना नहीं है। अपने को दिया है ना, अपन मान लेंगे ऐसा हो गया है, प्रूफ है ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है। सो ऐसा है। सो हाँ, कोई डाउट मुझसे भी पूछ सकते हैं आपस में, तो ठीक है। हाँ। हम्म। देखेंगे बहुत आगे आएगा वो जनरल रूल है, आप किसी को कोई लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, बट कुछ केसेस में रोक सकते हैं, तो वो आगे देखेंगे अपन बहुत डीप में, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है, घर पे एक बार पढ़ो। अभी तक जितना भी मैंने बताया था, इसके पहले तक मैंने बोला था वापस आएगा, बार बार आएगा, आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा। इसके ऊपर तक लॉफुल ऑब्जेक्ट पे फिर चर्चा करेंगे, ये सब बताया था मैंने। बट ये जो चीज है अभी जो हमने पढ़ा, ये चीजें आपको खास तौर पे ये 4 चीजें यहां समझना बहुत अनिवार्य है। आगे के लिए इसको छोड़ना मत, अभी के अभी घर पे जाके पढ़ लेना, और कोई भी डाउट रहेगा तो अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है। अगली क्लास में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। चलो, सो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।